स्टूडेंट, गया गाइडेंस प्रोग्राम फेज 2 के आज के सत्र में मैं पुरुषोत्तम रंजन की ओर से स्वागत करता हूं। और आज हम लोग 11वीं कक्षा के भौतिक भूगोल के तृतीय अध्याय से अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षा में आप जान चुके हैं, इसे दो भागों में बांटकर पढ़ाने की बात मैंने किया था। आज उसी का दूसरा भाग लेकर मैं आपके सामने में उपस्थित हूं। आप स्लाइड की ओर यदि देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर पृथ्वी की संरचना के बारे में बताया गया है और आज की कक्षा में जो हम पढ़ेंगे उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले मैंने जो बताया उसके बारे में चर्चा कर दूं। पूर्व की कक्षा में आप जान चुके हैं कि पृथ्वी को कितने परतों में बांटा गया है, उन परतों की मोटाई कितनी है। आज हम उसके बाद का हिस्सा का अध्ययन करेंगे। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आज का जो मुख्य बिंदु होगा आप सबों के सामने वह है भूकंप के बारे में बताना। भूकंप क्या है, भूकंप छाया क्षेत्र क्या होता है, भूकंप के प्रकार के बारे में, भूकंप के कौन कौन से प्रभाव होते हैं, उसके बाद में ज्वालामुखी से उत्पन्न विभिन्न प्रकार के भूस्थलाकृतियां, भूकंप के दुष्प्रभाव क्या क्या हैं, उनका भी आज हम लोग विशद चर्चा करेंगे। लेकिन आज हम पुनरुक्ति के रूप में मैं ये बताना चाहूंगा कि पूर्व में पढ़ाए गए पाठ का एक बार पुनः स्मरण कर लें ताकि आज के कक्षा को हम बेहतर तरीके से समझ सकें। पूर्व की कक्षा में हम लोगों ने जाना कि इस पृथ्वी को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे ऊपरी परत सियाल, दूसरा परत सीमा और सबसे अंतरतम का भाग जिसे हम निफे कहते हैं। मैं आपका ध्यान आज व्हाइट बोर्ड की ओर ले आकर के बताना चाहूंगा। आप देखेंगे कि वो किस तरह से 3 परतों में बटा है। यह सबसे बाहरी परत है जिसे हम सियाल के रूप में जानते हैं। मध्यवर्ती परत जिसे हम सीमा के रूप में जानते हैं और सबसे अंतरतम का भाग, सबसे बीच का भाग, केंद्रीय भाग इसको हम लोग कहते हैं, यह है नीफे। अब जरा ध्यान देंगे इस पर। तीनों संक्षिप्त नाम है। प्रथम भाग में सिलिका और एल्युमिनियम की प्रधानता है। यह कम घनत्व वाला है। दूसरा जो भाग हमारा है सीमा, सिलिका और मैग्नीशियम, जो कि ऊपर वाले भाग से अधिक घनत्व वाला है। सबसे अंतरतम का भाग नीफे, जिसमें निकेल और फेरम लौह धातुओं की प्रधानता है और यह द्रव अवस्था में है। केंद्र से लेकर पृथ्वी की बाहरी परत अर्थ क्रस्ट तक पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है ना विशाल। इतना अधिक गहराई तक कोई भी व्यक्ति नहीं जा सकता है। इसके भी कई कारण हैं। आप जानते हैं कि प्रत्येक 32 मीटर जब हम अंदर की ओर जाते हैं तो अंदर का तापमान बढ़ता जाएगा। और कल्पना कीजिए कि अंदर जाने के बाद में कितना अधिक गर्मी होगी। कोई व्यक्ति कैसे पहुंच सकता है वहां पर। विभिन्न प्रकार के और जो साधन हैं, वैज्ञानिक साधनों का उपयोग करके वहां के तापमान का भी अध्ययन करते हैं। जिन प्रकार के मटेरियल से बना है हमारा पृथ्वी, उसका अध्ययन करते हैं। कई परियोजनाएं हैं जिनके द्वारा हम उसका अध्ययन करते हैं और अनुमान लगाते हैं कि भू अंतरतम में कौन कौन से पदार्थ हैं और किस अवस्था में हैं। चलिए अब हम आज के विषय वस्तु की ओर आएंगे। चूंकि आज का जो हमारा अध्ययन का मुख्य विषय होगा, मुख्य बिंदु होगा, वह भूकंप और ज्वालामुखी ही है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानना काफी जरूरी था, जिसका वर्णन मैंने किया। जो भूकंपीय तरंगें उठती हैं, भूकंप जो उत्पन्न होता है वह स्थल मंडल में ही होता है। और मैंने पहले बताया था कि स्थल मंडल कितनी गहराई तक पाई जाती है। क्या आप बता सकेंगे? हाँ, आप जरूर बताएंगे। आप बताएंगे कि इसकी गहराई 200 किलोमीटर तक होती है। कहने का अर्थ यह है कि अर्थ क्रस्ट से 200 किलोमीटर के अंदर, कितना किलोमीटर? मात्र 200 किलोमीटर के अंदर ही भूकंपीय गतिविधियां होती हैं। तो ये जानने के लिए, और वह मैग्मा से ही उत्पन्न, मैग्मा वाले भाग में उत्पन्न होती हैं। अब फिर हम स्लाइड की ओर आएंगे और
स्लाइड के द्वारा हम आपको दिखलाएंगे कि भूकंप को जो परिभाषित किया गया है उसके शाब्दिक अर्थ पर हम लोग पहले ध्यान देंगे। भूकंप किसे कहते हैं? शाब्दिक अर्थ में भू का कंपन करना, धरातल में कंपन होना ही भूकंप है। आपने अपने घरों में देखा होगा खाना बनते हुए, डेगची होता है ना, डेगची के ऊपर ढक्कन लगा होता है, डेगची के अंदर चावल, दाल या जो भी खाद्य पदार्थ है वो आप बनाते हैं। तो उस स्थिति में आप देखते होंगे कि जब वह गर्म होता है तो अंदर का भाप, जल का जो जल कण होते हैं, जो चावल है या और भी जो मटेरियल होता है, गर्म होकर के वह ऊपर की ओर उठता है और ढक्कन को हिलाता है इस तरह से, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। लगातार यही क्रिया हम पृथ्वी के सतह पर महसूस करते हैं तो भूकंप है ना। आसान इसके बारे में समझना। हम सीधे सीधे ये कहें कि धरती जब हिलने डुलने लगे भूकंप है। अब भूकंप होता कैसे है ये जानना जरूरी है। क्या आप बता सकते हैं भूकंप क्यों उत्पन्न होता है? हाँ, निश्चित रूप से आप बता सकते हैं। भूकंप धरातल के अंदर हलचल के कारण होता है। और हलचल क्यों होता है? हलचल इसलिए होता है क्योंकि अंदर का पदार्थ बाहर निकलना चाहता है। अब आप यह जानेंगे कि यह कंपन होने का कौन कौन सा मुख्य कारण है। तो आप इस रूप में देखेंगे कि पृथ्वी के अंदर में जो पिघला हुआ पदार्थ है गर्म अवस्था में है, हल्की होने के बाद में ऊपर की ओर दबाव बनाता है और बाहर निकलना चाहता है। हम उसको महसूस करते हैं और वह भूकंप कहलाता है। अब हम पुनः संपट की ओर आएंगे और देखेंगे कि भूकंप कहाँ पर उत्पन्न होता है। अभी आपने सुना कि 200 किलोमीटर के अंदर भूकंप की उत्पत्ति होती है। याद लीजिए, यह है केंद्र, इसे हम उद्गम केंद्र के नाम से जानते हैं। कौन सा केंद्र? उद्गम केंद्र, फोकस। ठीक इसके ऊपर में एक स्थान होता है जिसे हम अधिकेंद्र कहते हैं। कौन सा केंद्र? अधिकेंद्र। और पृथ्वी का आकार कैसा है? गोलाकार। अब आप बता सकते हैं कि भूकंप उत्पत्ति के बाद में किस बिंदु पर सबसे पहले भूकंप महसूस किया जाएगा? सीधा सा जवाब होगा कि जो स्थान नजदीक में हो। तो यहां से सबसे नजदीक यही अधिकेंद्र हुआ। सबसे पहले भूकंप को वहीं पर अनुभव किया जाता है। चूंकि यह लंबवत है और लंबवत दूरी सबसे कम होता है। जब हम तिरछा दूरी तय करेंगे, अधिक दूरी तय करना पड़ेगा। कर्ण है, कर्ण अधिक लंबा होता है। तो ज्यों-ज्यों केंद्र से दूरी बढ़ती जाती है, धरातल के ऊपरी सतह पर अधिक केंद्र से ज्यों-ज्यों दूरी बढ़ेगी, भूकंप की तीव्रता कम होगी। सबसे अधिक भूकंप महसूस किया जाता है अधिक केंद्र पर पहले। अब हम पुनः स्लाइड की ओर दिखलाएंगे कि इसके बाद में आप इस पिक्चर को देख रहे हैं, इसके विभिन्न तरंगों को दिखलाया गया है। यहाँ पर केंद्र है, केंद्र के ठीक ऊपर में अधिकेंद्र को दिखलाया गया है। यह हमारा धरातल का सतह है। और उसके बाद में आप देखते हैं कि किस प्रकार से दूरी तय करके पहुंचती है। अब भूकंपीय तरंगों को कितने भागों में बांट सकते हैं यह भी जानना जरूरी होगा। चूंकि चर्चा हो रही है भूकंप की और उसके बारे में हम आज विशद अध्ययन डिटेल बात बताने वाला हूं, तो इसकी चर्चा करना भी काफी जरूरी होगा। और आप देखेंगे कि इन भूकंपीय तरंगों को दो भागों में बांटा गया है। एक है पहला जिसको हम बोलते हैं भूगर्भीय तरंग और दूसरा है वह है धरातलीय तरंग, पतालीय तरंग भी हम लोग इसको कहेंगे। भूकंपीय तरंग जिसको बॉडी वेव्स भी कहा जाता है, चूंकि यह धरातल के अंदर फोकस यानी उद्गम केंद्र पर उत्पत्ति होता है और वहां से उत्पन्न होने के बाद पूरे धरातल तक पहुंचता है, सतह पार करता हुआ। तो यह पूरे दूरी को तय करके आगे बढ़ता है, इसीलिए इसे बॉडी वेव्स कहा जाता है, जिसे भूगर्भिक तरंग कहते हैं। दूसरा धरातलीय तरंग। धरातलीय तरंग
धरातल की सतह पर महसूस किया जाने वाला है और यह सबसे विनाशकारी होता है। भूगर्भिक तरंगे जो यहाँ पर बताई गई हैं उसे भी पुनः दो भागों में बांटा गया है, एक है प्राथमिक तरंग और दूसरा द्वितीयक तरंग। नाम से स्पष्ट है, प्राथमिक प्राइमरी। सबसे पहले जिस तरंग को हम महसूस करेंगे प्राथमिक तरंग होगा, द्वितीयक तरंग को हम बाद में महसूस करते हैं, सेकंड हो गया दौड़े में, पीछे हो गया सेकंड हो गया, द्वितीयक तरंग हो गया। प्राथमिक तरंग के बारे में है, आप जानेंगे कि ये तीनों माध्यम में जा सकता है, ठोस, द्रव और गैस। हाँ, लेकिन एक बात यह भी जानना जरूरी होगा कि क्या तीनों माध्यम में इसकी गति समान होगी? तो नहीं, तीनों माध्यम में इसकी गति अलग अलग है, क्योंकि तीनों माध्यम का घनत्व अलग अलग होता है। अलग अलग घनत्व में इसकी दिशा और गति दोनों बदल जाती है। तो और दोनों का पहुंचने का समय में अंतर भी होता है। प्राथमिक तरंग पहले पहुंचता है, द्वितीयक तरंग बाद में पहुंचता है। तीसरा जो तरंग जो था धरातलीय तरंग जिसको मैंने बताया, इसका पता सबसे पहले HD लव महोदय ने किया था। उनके नाम पर ही इसे लव वेव के नाम से भी जाना जाता है। आगे एक चित्र बनाया गया है, उसके माध्यम से मैं बताऊंगा कि यह किस प्रकार प्रभाव पड़ता है इसका हमारे धरातलीय स्वरूप के निर्माण में। यहाँ पर आप देख रहे हैं, सबसे पहले पी वेव से है, इसका आयाम। दूसरा है सेकेंडरी वेव्स जिसको हम बोलते हैं द्वितीयक तरंग, और सबसे अंत में नीचे दिखाया गया है वह है धरातलीय तरंग जिसे लव वेव्स के नाम से जाना जाता है। पुनः मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो प्राथमिक तरंगे हैं, ठोस, द्रव और गैस, तीनों माध्यम में जाता है, जबकि सेकेंडरी जो तरंग है, द्वितीयक जो तरंग है, वो केवल और केवल ठोस माध्यम में ही प्रवेश करता है। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार ये छाया क्षेत्र उत्पन्न करता है। चूंकि तरंगों के बारे में मैंने जाना, तरंग अलग अलग माध्यम में अलग अलग दिशा तय करती है, अलग अलग माध्यम उसकी गति बदलती है, तो उसका अध्ययन भी हम लोग करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि प्राथमिक तरंगे और द्वितीयक तरंगे दोनों का संचरण पथ किस प्रकार होता है, तो हम लोग ये आगे स्लाइड में देखते हैं उसको चित्र के द्वारा। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं एक चित्र, यह जो चित्र बनाया गया है यह है प्राथमिक तरंगों का। यहाँ पर बीच में आप देख रहे होंगे कोर का भाग है, कोर का भाग है, और सबसे ऊपर में ये जो हमारा मैग्मा जिसमें भूकंप की उत्पत्ति होती है। आपने पहले जाना कि प्राथमिक तरंगे जो होती हैं वो केवल ठोस और द्रव गैस तीनों में प्रविष्ट करता है, तीनों में वो जाता है। तो यहाँ पर क्रोर और पिघला हुआ क्रोर से पार करके भी चला जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जीरो जहाँ पर भूकंप की उत्पत्ति हुई वहाँ से 103 डिग्री के कोण तक ही उसका प्रवेश होता है, और कोर के अंदर में भी प्रवेश करता है। दिशा परिवर्तित होने के कारण बीच में छाया क्षेत्र का उद्भव होता है, जिसे हम पी वेव शैडो रीजन के नाम से जानते हैं। प्राथमिक तरंग का छाया क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। लेकिन पुनः जब हम एस तरंगों के बारे में जब जानेंगे चित्र के माध्यम से ही उसको, तो देखेंगे कि एस तरंगें केवल और केवल मैग्मा वाले भाग जो है, ठोस वाले भाग से ही गमन करती है, और वो 103 डिग्री तक ही आती है। उसके बाद में उसका परावर्तन नहीं होता है, वो नहीं पहुंचती है, और इसका शैडो क्षेत्र 103 डिग्री तक के बाद बनना शुरू हो जाता है। हम कह सकते हैं कि जो द्वितीयक तरंगे हैं उसका शैडो क्षेत्र अधिक विस्तृत होता है, 40% से अधिक तक विस्तृत होता है। यदि आपसे कोई पूछे कि प्राथमिक तरंग और द्वितीयक तरंगों में किसका छाया क्षेत्र अधिक होगा विस्तृत, क्या जवाब देंगे? निश्चित रूप से आप जवाब देंगे कि द्वितीयक तरंगों का जो छाया क्षेत्र होता है वह अधिक विस्तृत होता है। आप इस चित्र में उसको बखूबी देख पा रहे हैं। 145 डिग्री के बाद में द्वितीयक तरंगें जो होती हैं वो छाया क्षेत्र का निर्माण करती हैं। अब आगे के रूप में देखेंगे भूकंप के बारे में। अभी तक हम लोग जाने भूकंप किसे कहते हैं,
भूकंप का छाया क्षेत्र के बारे में जाने, भूकंपीय तरंगों के बारे में जाने। तो अब यह जानना अति आवश्यक है कि भूकंप के कितने प्रकार हैं, कितने तरह के भूकंप होते हैं। आप जैसा कि इस चित्र में देख पा रहे हैं, भूकंप 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो है जिसे हम टेक्टोनिक भूकंप कहते हैं, भूविवर्तनिक भूकंप बोलते हैं। आप पहले ही जानते हैं कि यह धरातल जो है 7 बड़े बड़े टेक्टोनिक प्लेट में बटा हुआ है, जिसे हम लोग अगले कक्षा में पढ़ेंगे, टेक्टोनिक सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। विवर्तनिक भूकंप के बारे में जब अध्ययन कर रहे हैं तो ये हम लोग जानेंगे कि विवर्तनिक जो भूकंप है क्यों होता है। तो विवर्तनिक हलचल के कारण जो भूकंप उत्पन्न होता है उसे हम विवर्तनिक भूकंप कहते हैं। दूसरा है ज्वालामुखी भूकंप, जैसा कि नाम से ही आप जानते हैं, ज्वालामुखी, जिसका मुंह में ही ज्वाला है, आग वाला ज्वाला है। जब भूकंप उत्पन्न होता है तब किसी किसी स्थान पर जो ज्वालामुखी क्षेत्र में स्थित है वहाँ पर ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं, और इस प्रकार का जो भूकंप होगा ज्वालामुखी के क्षेत्र में ही पाया जाएगा। प्लेट टेक्टोनिक्स का जो भूकंप होता है वो सबसे अधिक विस्तृत क्षेत्र में पाया जाता है, और ज्वालामुखी जन्य जो भूकंप है ज्वालामुखी के क्षेत्र में पाया जाता है। तीसरा तरह का जो भूकंप है उसे हम नियात भूकंप या कोलैप्स कहते हैं। कोलैप्स का मतलब तो आप जानते ही होंगे, कोलैप्स मीन्स टक्कर होना। तो जब खनन के क्षेत्र में प्रायः इस प्रकार का नियात भूकंप देखा जाता है, भूमिगत खदानों की चट्टानें धंसती है तब हलचल उत्पन्न होता है, इसे हम नियात भूकंप के रूप में जानते हैं। इसके बाद में जो चौथा महत्वपूर्ण जो प्रकार है भूकंप का, विस्फोट भूकंप। विस्फोट नाम सुन के ही मन में कुछ अजीब सा अनुभूति होता है, काफी डरावना। विस्फोट के कारण प्रायः हम आज जिस युग में जी रहे हैं वह रासायनिक युग है, मशीनों का युग है। तो रासायनिक विस्फोट के कारण उस स्थानीय क्षेत्र में जहां पर नाभिकीय विस्फोट होता है काफी ऊर्जा मुक्त होती है, और उसी ऊर्जा के कारण जो भूकंप उत्पन्न होता है उसे हम विस्फोट भूकंप के रूप से जानते हैं। और अंतिम में जिस भूकंप की हम चर्चा करेंगे वह है बांध जनित भूकंप। आज के युग में सबसे बड़ी समस्या है पानी, और पानी को रोकने के लिए विभिन्न प्रकार के महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का निर्माण किया गया है। बहुउद्देशीय नदी घाटी योजनाएं बनाई गई हैं, बड़े बड़े बांध बनाए गए हैं। जिन क्षेत्रों में बांध बनाया गया है वहां पर भूकंप आने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि पानी का दबाव भी बढ़ता है। तो इस प्रकार जो भूकंप उत्पन्न होता है उसे हम बांध जनित भूकंप कहते हैं। अब इतना जानने के बाद में यह जानना जरूरी है कि क्या इसका कोई मेजरमेंट भी होता है, माप भी सकते हैं? क्या है पैमाना, आखिर किसमें मापेंगे, सेंटीमीटर में, मीटर में? तो जी नहीं, ये सब कुछ गलत। भूकंप को हम लोग मापते हैं रिक्टर पैमाना पर, और इसके बारे में जो अध्ययन करते हैं उसको हम लोग सिस्मोग्राफ कहते हैं। कौन सा ग्राफ? सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफी भूकंप विज्ञान का अध्ययन का विज्ञान है। तो हम लोग भूकंप के माप के बारे में देखेंगे। भूकंप का जो स्केल तैयार किया गया है, रिक्टर स्केल के बारे में मैं बताऊंगा आगे, उसका मैंने तस्वीर लिया है और आपको भी बताऊंगा। भूकंप की माप हम लोग जो करते हैं रिक्टर स्केल पर, उसमें 0 से लेकर 10 तक, कितना तक? 0 to 10 उसमें पैमाना बनाया गया है। भूकंप की तीव्रता 1 से लेकर के 10 के बीच में हम नापते हैं। हाँ, एक बात और ध्यान रखना है, यदि भूकंप का जो पैमाना रिक्टर स्केल पर 1 और कहीं महसूस किया गया 2, तो ये मत समझिए कि उसका दुगना होगा। भूकंप की तीव्रता 10 गुना अधिक बढ़ जाती है। पैमाना 1 बढ़ेगा, भूकंप की तीव्रता 10 गुना बढ़ती है। सोचिए, जहाँ पैमाना रिक्टर स्केल पे 1 महसूस करते हैं और कहीं 10 महसूस करते हैं, 9 महसूस करते हैं, कितना दोनों में विनाशक अंतर दिखाई पड़ता होगा वहाँ पर। तो चलिए आज मैं आपको दिखलाता हूँ कि भूकंप की तीव्रता कितनी होती है और उसको किस श्रेणी में रखते हैं। स्लाइड में मैंने दिखलाया है यहाँ पर ये कि 0 से लेकर के 10 के बीच में, 0 से लेकर यदि 3 के बीच में यदि भूकंप मापते हैं रिक्टर स्केल पर, तब उसे हम माइनर भूकंप बोलते हैं। सूक्ष्म भूकंप बोलेंगे, कम प्रभावी भूकंप बोलेंगे। फिर जो है वह लाइट है 4 तक, 3 से 4 के बीच में यदि भूकंप होता है तो उसको हम लाइट
लाइट भूकंप बोलेंगे, लाइट अर्थक्वेक बोलेंगे। 4 से 5 के बीच में, 5 से 6 के बीच में यदि हम उसका स्टडी करते हैं, रीडिंग लेते हैं, तो वो मॉडरेट कहलाता है। 6 से 7 के बीच में स्ट्रॉन्ग, 7 से अधिक, 7 से 8 के बीच में मेजर, उसका मेजर है, और 8 से अधिक होता है जिसे हम ग्रेड के श्रेणी में रखते हैं। काफ़ी विनाशक भूकंप होता है। याद कीजिए भुज की घटना, भुज में भूकंप आया था, कितना तबाही मचा था। हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं कितना विनाशक प्रभाव हम लोग को झेलना पड़ा। हाँ, लेकिन हम उसमें कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि भूकंप से बचने का केवल प्रयास कर सकते हैं, उसको रोक नहीं सकते। इतना क्षमता हम मानव में नहीं है। अब आगे देखते हैं कि भूकंप नापने का जो मशीन है, रिक्टर स्केल, देखिए यहाँ पे एक बेलन की तरह है, उसमें पेपर लगा होता है। फिर यह जब धरातल पर रखा हुआ रहता है, जब भूकंप होता है तो हिलता है, और वे जो पेंसिल होता है उसका जो आयाम होता है उसको रीड करते जाता है, और वो टेढ़ा सीधा एक लाइन बनाता है। जैसा कि आप हृदय रोग का जांच करवाने के लिए डॉक्टर साहब के पास जाते हैं और उनके द्वारा एक दिया जाता है ईसीजी रिपोर्ट, ठीक उसी तरह का अंकित होता है। इसका अध्ययन हम लोग करते हैं। यहाँ पर रिक्टर स्केल पे दिखाएंगे कौन कौन सा रिक्टर स्केल ये है, और उसका रीडिंग यहाँ पर दिखाया गया है। 9 से ओवर होता है, काफ़ी विनाशक हो जाता है। अब हम आगे देखते हैं भूकंप का कौन कौन सा प्रभाव है। चूँकि भूकंप का सारा कुछ पढ़ रहे हैं तो उसका कुंडली आज पूरा पढ़ के ही छोड़ेंगे, समझ के ही छोड़ेंगे। भूकंप के प्रभाव काफ़ी विनाशक होता है। कहावत है, एक गाना सुने होंगे कभी भोजपुरी, आवे के तो आयल 4 दिन खातिर, लेकिन हल्फा मचा के गए। 4 सेकंड के लिए आता है, घंटा 2 घंटा के लिए नहीं, लेकिन जीवन भर का गम हमें दे जाता है। कितना जीवन की संपत्ति जो हम कमा कर जमा करते हैं, सपने संजोते हैं, और वो सब कुछ बिखर जाता है। किसी ने कहा था लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, और भूकंप को तरस नहीं आता पूरे शहर को बर्बाद करने में, उसको तबाह करने में। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहला जो उसका प्रभाव, दुष्प्रभाव कहेंगे, और वह है भूमि का हिलना। चूंकि जमीन के अंदर ऊर्जा मुक्त होती है, भ्रंश के चट्टानों के सरकने की वजह से अथाह पावर, अथाह ऊर्जा मुक्त होता है, और जिसके वजह से पूरे धरती को हिला डुला देता है। हाँ, पहले लोग कहते थे शेषनाग के माथा पर धरती है, वो जब हिलता है पूरी दुनिया हिलती है। सारा मीथ है, कहावत है, होता नहीं है। अब इतना पढ़ने के बाद में हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हो चुके हैं, कोई शेषनाग नहीं है। जमीन का आंतरिक शक्ति ही इसे हिलाता है। खैर, भूमि के हिलने से कई प्रकार के विनाशक प्रभाव होते हैं। घर गिर जाते हैं, पेड़ उखड़ जाता है। दूसरा प्रभाव धरातलीय विसंगति। धरातल का सतह इस तरह समतल होता है, चूंकि अलग अलग तरंगें उत्पन्न होती हैं, तरंग दैर्घ्य सबका अलग अलग होता है, प्रभाव अलग अलग दिशा में करता है। इस वजह से धरातल का जो सतह है वह डीलिंग जो हो जाता है, और इससे भी हम काफ़ी नुकसान झेलते हैं। तीसरा जो कारण है वह भूस्खलन। भूस्खलन मतलब लैंडस्लाइड, अंग्रेजी में बोलते हैं थोड़ा अच्छा लगेगा, आप जानते भी होंगे, क्योंकि हिंदी में भूस्खलन, अंग्रेजी में लैंडस्लाइड। याद कीजिए कोई फिल्म का घटना जो पहाड़ी भाग में बनाया गया होगा, पत्थर ऊपर से नीचे गिरते हुए देखे होंगे, वही लैंडस्लाइड है। और यह भूकंपीय गतिविधियों के कारण भी होता है, वर्षा भी एक कारण हो सकता है। लेकिन आज अभी हम लोग भूकंप के प्रभाव के बारे में चर्चा करें तो इसी के बारे में हम लोग जानते हैं। तो जब अधिक मात्रा में तरंग मुक्त होती है, धरातल को हिलाती हैं, पहाड़ी भाग में जो ढाल के सहारे जो चट्टानें होती हैं, पहाड़ी भाग में स्थित जो घर होते हैं उसको तबाह कर देता है, सड़कों को बर्बाद कर देता है। तो इससे भी हम काफ़ी विनाशक रूप में देखते हैं। इसके बाद में मृदा द्रवण, मिट्टी के कण द्रवित हो जाते हैं, और इससे भी दलदली भाग का निर्माण होता है। यह भी हमारे लिए, हमारे पर्यावरण के लिए खतरनाक है। 5वां हिमस्खलन। हिमस्खलन कहाँ होगा? जहाँ हिम होगा। कहाँ होता है हिम? हिम होता है हिम शिखरों पर, ग्लेशियर्स में, तो वहाँ पर हिमस्खलन होता है। जैसे भूस्खलन, ठीक उसी प्रकार से हिमस्खलन। भूस्खलन भूमि के भाग में, ढलान वाले भूमि पर, तो हिमस्खलन बर्फीले भागों में। सेम यही घटना वहाँ पे होती है। अब इसके बाद में पंकस्खलन, कीचड़ वाले भागों में। तो इसके बाद में और हम देखते हैं धरातल का एक तरफ झुक जाना। चूंकि इसमें धरातल विसंगति
युक्त हो जाती है, धरातल तिरछा हो जाता है, इसके चट्टाने विभिन्न दिशाओं में घर्षण बल के कम होने के कारण सरक जाती हैं। तो इस प्रकार आप देखते होंगे कि घर या फिर कोई एक चट्टान दूसरे के ऊपर में आ गया और वो विनाशक प्रभाव छोड़ जाता है। जिन क्षेत्रों में पानी अधिक होती है, बांध बनाया गया, अभी मैंने बताया कि बांध के कारण भी भूकंप होता है, तो उन क्षेत्रों में बांध का टूटना काफी तबाही युक्त होता है। हम बिहारी लोग सोनपुर में बाढ़ हर एक साल झेलते हैं, लेकिन अचानक यदि हो जाए तो वो उससे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। फिर आग लग जाना। आज हम लोग वर्तमान समय में देखते हैं घर घर में बिजली के उपकरणों का उपयोग हो रहा है। भूकंप का आने का समय निश्चित नहीं है, तो कब आएगा, जिस समय कल्पना कीजिए भूकंप आया, लाइट आया हुआ है, तार टूटेगा और जो उससे चिंगारी उत्पन्न होगा तो आग भी लगने का खतरा इससे हो सकता है। भवनों का ध्वस्त होना। आज हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, शहरीकरण बढ़ रहा है, हम धरातल पर घर अधिक डायमीटर में नहीं बना रहे हैं, विस्तृत इधर ना होकर के ऊपर की ओर विस्तृत कर रहे हैं, बहुमंजिली इमारतों का निर्माण हो रहा है। तो भूकंपीय गतिविधि के कारण इन भवनों के ध्वस्त होने की भी संभावना बन जाती है। घर गिरेगा तो जान माल दोनों का क्षति होगा। और सबसे अंत में हम सुनामी की बात करेंगे। यह भी भूमिगत तरंगों के कारण होता है। जब समुद्र में भूकंपीय गतिविधि हो तो पानी का लहर तटवर्ती इलाकों में पहुंचेगा। जो घर बना हुआ था वहाँ 10 फीट ऊपर समुद्री लहर पानी का उस घर को तबाह कर देगा। तो सुनामी का मतलब ही है समुद्री लहर, और यह काफ़ी विनाशक हो जाता है। तो ये हम लोगों ने देखा कि भूकंप के कौन कौन से प्रभाव हुए जो खतरनाक हैं। अब हम देखेंगे इसके बाद में चित्र के माध्यम से तबाही का मंजर, ताकि आप उसे बेहतर तरीके से समझ सकें, देखकर समझ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं क्या क्या होता है। पूरा सड़क बर्बाद हो गया, यातायात के साधन खत्म हो गए, गाड़ी के ऊपर मिट्टी का मलबा दब गया, यहाँ आप देख रहे हैं कि पूरा घर ही बर्बाद हो गया, पेड़ उखड़ गया, और विभिन्न रूपों में यह नुकसान पहुंचाता है। इतना कंक्रीट मोटा ढला हुआ घर गिर गया, पता नहीं इसमें कौन कौन से लोग दबे होंगे। यहाँ पर पूरा पहाड़ी भाग का बना हुआ रोड बर्बाद हो गया है ना, क्षति युक्त बहुत क्षति देता है, और इसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते हैं। इसकी भरपाई करने में हमें दशकों का इंतजार करना पड़ेगा। अब जब भूकंप की बात हमने की तो ज्वालामुखी इसके बाद में आता है। ज्वालामुखी जिससे ज्वाला निकले। अब मैं लिए चलता हूँ पुनः आपके घरों में। आपने देखा होगा कुकर में खाना बनते हुए, आपकी मम्मी, आपकी दीदी या आपके घर में जो खाना बनाते होंगे कुकर में बनाते होंगे, दाल भात या और कोई भी चीज़ बनाते हैं, उसमें कुछ लिक्विड पदार्थ होता है, कुछ ठोस पदार्थ होता है। जब उसका प्रेशर बढ़ता है और ठीक उसी समय आप उसका सीटी निकाल के भाग जाइए तो देखिएगा कि अंदर से कभी लिक्विड पदार्थ, कभी चावल या कभी गैस, तीनों बारी बारी से निकल रहा है। ठीक वही स्थिति ज्वालामुखी में होता है। तो ज्वालामुखी किन किन रूपों में उत्पन्न होता है और किसे कहते हैं? ज्वालामुखी मैग्मा जब जमीन के अंदर से बाहर निकलता है और धरातल के सतह पर जब जम जाता है तब उसे लावा कहा जाता है। लावा कब होगा? जमीन के अंदर में है तब वह मैग्मा कहलाएगा। जमीन के ऊपर में बाहरी भाग में जब जम जाता है तब उसे हम लावा कहते हैं। आप इस चित्र को देख रहे हैं, कितना विनाशक सा दिखाई पड़ रहा है। गर्म लावा क्रेटर के मुंह से निकलता हुआ, तरल लावा फैला हुआ है, और कितने बड़े भू भाग में, विस्तृत क्षेत्र में यह फैल रहा है। वहाँ के फसल, घर, आसपास में जो परिवेश है सारा कुछ बर्बाद। तो जब गर्म पदार्थ जमीन के अंदर से निकले, जिसे हम भूगोल की भाषा मैग्मा कहते हैं, और धरातल पर ऊपर आ जाए, जम जाए, तब लावा। और यह रूप जो देख रहे हैं भूकंपीय, भूकंप की बात हो रही है, भूकंप का यह तस्वीर है। अब इसके बाद में भूकंप के प्रकार के बारे में हम देखेंगे। भूकंप को कितने भागों में बांटा गया है आप देख रहे हैं यहाँ पे। जैसे 5 भागों में हम बांट करके ज्वालामुखी का अध्ययन अभी हम करेंगे। सबसे पहला जो ज्वालामुखी होगा वह है
सिल्ड ज्वालामुखी, सिल्ड का मतलब पूरा फैला हुआ भाग। इस तरह के जो ज्वालामुखी होते हैं उसमें लिक्विड पदार्थ की मात्रा अधिक होती है, वो कम गाढ़ा होता है और काफ़ी दूर तक फैल के विस्तृत भूभाग में फैल करके यह जम जाता है। इसकी ऊंचाई थोड़ी कम होती है लेकिन बहुत बड़े भाग में यह फैल जाता है, तब यह ज्वालामुखी जो है वो सिल्ड ज्वालामुखी कहलाता है। दूसरा जो है वह है मिश्रित ज्वालामुखी। मिश्रित ज्वालामुखी, इससे चिपचिपा लावा निकलता है और फैलने के साथ साथ भारी मात्रा में राख और कभी कभी ठोस पदार्थ भी निकलता है, तब यह कहलाता है मिश्रित ज्वालामुखी। यह बेसाल्टिक चट्टानों को बनाता है, आसपास में परत के रूप में जम जाता है। तीसरा जो ज्वालामुखी है वह है ज्वालामुखी कुंड, जिसे कैल्डेरा के नाम से जानते हैं। यह अधिक सघन होता है, अधिक गाढ़ा होता है। अधिक गाढ़ा होने के कारण विस्फोट जब होता है ना, ऊपर उठने के बजाय नीचे धंस जाता है और एक काफ़ी बड़ा कुंड के जैसा रचना बनाता है। इस प्रकार के ज्वालामुखी को हम लोग ज्वालामुखी कुंड या फिर कैल्डेरा के नाम से जानते हैं। इसके बाद में है बैसाल्ट प्रवाह क्षेत्र। बैसाल्ट प्रवाह क्षेत्र अधिक तरल लावा निकलने के कारण विस्तृत भूभाग में फैलता है और काफ़ी दूर तक, सैकड़ों किलोमीटर दूर तक फैलता है। हम याद करें दक्कन भारत के मानचित्र को, दक्कन का जो पठार है वह इसी प्रकार के लावा से निर्मित है, काफ़ी दूर तक फैला हुआ एक परत के रूप में ऊपर से। और हम लोग दक्कन के ट्रैप को भारत में स्थित होने के नाते बेहतर रूप से इसके उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं। यह हजारों किलोमीटर भाग पर फैला हुआ है। अब इसके बाद में एक और है मध्य महासागरीय कटक, मिडिल ओशियनिक रिज। यह समुद्री भागों में होता है और वो तरंग के रूप में ऊपर नीचे इस तरह से बटा हुआ होता है। मध्य महासागरीय कटक 70,000 किलोमीटर लंबा है। कितना किलोमीटर लंबा? 70,000 किलोमीटर तक लंबा पाया जाता है। और इसमें जो उद्गार निकलता है, जो लावा निकलता है, काफ़ी तेज होता है, लंबे भाग में फैलता है। यहाँ पर हम लोग इसको एक छोटे से सिल्ड वाले भाग को देख रहे हैं कि काफ़ी दूर तक फैला हुआ है। इसी से जुड़ा हुआ आकृति है सिंडर कोन और कंपोजिट वोल्केनो को चित्र के माध्यम से हम दिखा रहे हैं। अब ज्वालामुखी के विभिन्न प्रकारों के बारे में जब हम पढ़ें तो अब हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि ज्वालामुखी से कौन कौन से स्थल रूपों का निर्माण होता है। तो सबसे पहले हम ज्वालामुखी के विभिन्न स्थल रूपों को देखेंगे। तो दो तरह के शैलों का निर्माण इससे होता है। जो उद्गार है, दो स्थिति बनते हैं, एक या तो धरातल के ऊपर आके जमे, दूसरा है कि धरातल के नीचे ही जम जाए। तो दो स्थिति बनती है और दोनों स्थिति में दो प्रकार के चट्टानों का निर्माण होता है, ज्वालामुखी शैल और पतालीय शैल। जब लावा धरातल पर आ जाए, धरातलीय शैल, और उसके अंदर में यदि जम जाए, धरातल के अंदर में ही जम जाए, तब उसे हम पतालीय शैल बोलते हैं, पतालीय चट्टान कहते हैं। पतालीय चट्टानों को भी कई भागों में बांटा गया है। इनमें कई प्रकार की आकृतियां होती हैं, जो सबसे पहले हम लोग इसको सिंपल उदाहरणों के द्वारा हम आज समझने का प्रयास करेंगे। स्लाइड के माध्यम से हम उसको देखेंगे कि इसमें कौन कौन से भू आकृतियों का निर्माण होता है। सबसे पहला है बैथोलिथ। बैथोलिथ मैग्मा जो है भू परपटी में अधिक गहराई पर जब ये जमा हो जाता है तब इसे हम कहते हैं बैथोलिथ। या गुंबदाकार होता है। गुंबद मीन्स डम शेप्ड, अधिक ऊंचा, इस तरह से डम शेप्ड होता है और इस कई किलोमीटर तक इसका विस्तार कई किलोमीटर तक होता है। इसके बाद में जो होता है वह लैकोलिथ। लैकोलिथ जो होता है वह बड़े बड़े चट्टानों से बना हुआ होता है और अंतर है दोनों में, बहुत थोड़ा सा अंतर। बैथोलिथ और लैकोलिथ में बहुत थोड़ा सा अंतर है। यह गहराई में थोड़ा होता है, यह ऊपर वाले भाग में होता है। मिश्रित ज्वालामुखी के गुंबद से जो बनता है उसको हम लोग लैकोलिथ कहते हैं। इसमें ग्रेनाइट चट्टान होता है। अब जो तीसरा है लैपोलिथ। लैपोलिथ को आप आसानी से समझ सकते हैं। लैप मीन्स गोद,
लैपटॉप होता है ना प्लेन समतल तस्तरी नुमा, इसको हम लोग तस्तरी नुमा सीट भी कह सकते हैं, तस्तरी नुमा छत्रक भी बोल सकते हैं, लैपोलिथ कहलाता है। चूँकि धरातल के अंदर में थोड़ा सा हम लोग ये नज़र देंगे व्हाइट बोर्ड की ओर, यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। ये रहा भूकंप उत्पत्ति केंद्र, जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है, यहाँ से मैग्मा का निकलना शुरू होता है। तो इस स्थान से जब अब हम ऊपर निकलते हैं, पिघला हुआ पदार्थ ऊपर की ओर इस नली से निकलता है, तो कई स्थिति उत्पन्न हो सकता है। पहला स्थिति यह हो सकता है कि जमाव क्षैतिज हो, दूसरा स्थिति हो सकता है कि यह जमाव लंबवत हो। दोनों स्थिति में अलग अलग प्रकार के स्थलाकृतियों का निर्माण होगा। घर में सील होता है, हम लोग सील जिस पर हम लोग मसाला पीसते हैं, भूगोल की भाषा में यदि हम बात करेंगे, भूगर्भीय जो स्थलाकृतियाँ हैं उनमें यदि हम बात करेंगे सील, तो वो सील अलग होगा, ये सील अलग होगा। लेकिन हम उस सील को याद कर रहे हैं इसलिए क्योंकि उस सील के जैसा ही यह जो सील है क्षैतिज है। क्षैतिज होने के नाते इसे हम उससे कोरिलेट कर रहे हैं, उससे तुलना कर रहे हैं, यह क्षैतिज होता है। यदि यह जमाव लंबवत हो ऊपर से नीचे की ओर, तब उसे हम डाइक कहते हैं। इस सील को हम लोग क्या बोलेंगे? पत्रक सील। पत्रक का मतलब है चदरा, चदरा नियन जम जाए, चदरा के जैसा जमे तब वो हो गया पत्रक सील, और जब खड़ा हो गया तब ये हो गया भित्ति दीवार की तरह खड़ा है, इसे हम भित्ति शिला कहते हैं। तीसरा ये सील हो गया, ये डाइक हो गया। सील और डाइक दोनों अलग अलग। अब फिर हम लोग पहले जो बैथोलिथ के बारे में पढ़े, फिर दूसरा उदाहरण लैपोलिथ के बारे में पढ़ेंगे। लैपोलिथ तस्तरी के आकार का होता है, जब कई परतों में यह जमा होता है तब उसे हम लैपोलिथ कहते हैं। लैपोलिथ धरातल के अंदर में तस्तरी के आकृति में जब जमा होता है उसको हम लोग लैपोलिथ कहते हैं। उसके बाद में ये चित्र के द्वारा यहाँ पर हम समझाने का प्रयास करेंगे। बैथोलिथ को आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये गुंबद नुमा जो बन रहा आकृति बैथोलिथ है। यह डाइक है, मैंने बताया था कि यह क्षैतिज होता है, और क्षैतिज यह सीधे खड़ा है भित्ति के जैसा। भित्ति मतलब दीवार बोलते हैं, भित्ति पर, भित्ति का मतलब दीवार है, दीवार के जैसा खड़ा है तो भित्ति शिला के इसको बोलते हैं। और जब लंबत होता है सील, इस तरह से सिलवट्टे की तरह क्षैतिज होता है डाइक। तो इस रूप में इसको हम देखते हैं, विभिन्न प्रकार के भू आकृतियों को देखते हैं। अब हम देखेंगे कि अभी तक जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा, पृथ्वी की संरचना कैसी है, इसको हम लोगों ने प्रथम खंड में पढ़ा। पृथ्वी के संरचना में 3 परतों को बांटा हमने। फिर इसके बाद में कितने परतों में बांट करने के बाद में भूकंप किसे कहते हैं, भूकंपीय जो छाया क्षेत्र है उसके बारे में जाना। इसके बाद में हमने जाना कि भूकंप के कारण से किस किस प्रकार के स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, भूकंप के द्वारा कौन कौन से दुष्प्रभाव उत्पन्न होते हैं, किस प्रकार की असमानताएं धरती पर आती हैं, तबाही मचाने के बाद में जो हमारा विनाशक प्रभाव होता है उसके बारे में हम लोगों ने जाना। साथ ही हम लोगों ने भूकंप उत्पत्ति के केंद्र के बारे में जाना। अधिकेंद्र किसे कहते हैं, भूकंपीय तरंगों की संरचना कैसी होती है और वो किस प्रकार संचरण करता है। और इसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण अभ्यास कार्य भी दिए गए हैं, उसके आदर्श उत्तर भी प्रस्तुत किए गए हैं। हम चाहेंगे कि आप इसे देख करके बेहतर तरीके से आप अध्ययन करेंगे और इस कॉन्सेप्ट को और भी क्लियर करने में, समझने में लाभ उठाएंगे। एक रिक्वेस्ट होगा आपसे, गया गाइडेंस के इस प्रोग्राम को लाइक और शेयर जरूर करेंगे, सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे ताकि इसे और भी बेहतर बनाया जा सके। जय हिंद।